नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है और इस बीच हरियाणा में SYL के निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जी से। कटारिया साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपको देख ही रहे हैं कि पिछले 3 हफ्ते से किसानों का आंदोलन जारी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के संकेत दिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के दखल से ही मामला सुलझेगा? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए जी। और बातचीत ही इसका एक हल है और बातचीत आगे बढ़ेगी तो समस्या का हल होगा जी। लेकिन जो मैं सुप्रीम कोर्ट की जो कमेंट्स देख रहा था उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जी। जो किसान संगठन है उन्होंने तो उसको भी जो है रिजेक्ट कर दिया है जी। और वो रिपील ऑफ द लॉज के सिवा किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सरकार जो है उनको तरह तरह के विकल्प दे रही है और 7 अमेंडमेंट्स की भी बात सरकार ने कही है कि हम जो 3 बिल बने हैं उनमें हम इन पॉइंट के ऊपर विचार करने के लिए तैयार हैं। जी। तो इस तरह की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अगर ये मामला जल्दी नहीं सुलझा तो ये आंदोलन देश में एक जन आंदोलन का रूप ले लेगा। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है कि आंदोलन की जो जड़ें हैं वो पंजाब से जुड़ी हैं जी। और हरियाणा के भी कुछ लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। हरियाणा का किसान 2 तरह की बात कर रहा है जी। जो इसमें शामिल होने की बात करता है तो वो रिपील ऑफ द एक्ट की बात कर रहा है, लेकिन जो दिल्ली के सराउंडिंग एरिया का जो किसान है वो इसलिए हाय तौबा कर रहा है कि उसका जो 1 एकड़ में टमाटर 2.5 लाख रुपए का निकल रहा था और जो उसकी जो सब्जियां थी वो भी 2-2, 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ निकल रही थी। अब चारों तरफ से जाम होने के कारण और दिल्ली में पहुंच न होने के कारण उनकी आमदनी 25-25 हजार रुपया ही रह गई है जी। तो वो कह रहे हैं अभी किस तरह का किसान आंदोलन है, हम तो भूख के कगार के ऊपर आ गए हैं। और आंदोलन करना, अपनी मांगों की बात रखना कोई बुरी बात नहीं है, हमेशा से प्रजातंत्र के अंदर होता आया है जी। लेकिन जिस तरह से इसकी चिंगारियां कनाडा में भड़कने लगी हैं और जिस तरह से इंग्लैंड से भी कुछ बातें आ रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे ऐसा लग रहा है कि ये जो आंदोलन है ये किसानों के हाथ से फिसल कर इसमें कुछ ऐसे उग्र तत्व शामिल हो गए हैं जो आतंकवादियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, वहां पर इस प्रकार के नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति को संभालना बहुत आवश्यक है और आपने ठीक कहा है कि इस चीज का जल्द समाधान निकलना चाहिए। ये कटारिया साहब, जो किसान हैं, किसान संगठन हैं, उनका ये आरोप है कि बीजेपी उन्हें नक्सली कह रही है, उन्हें अराजक तत्व कह रही है, विदेशी फंडिंग की बात कर रही है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो कानून वापस हो जाएं। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाजपा के ही कुछ नेता लगे हुए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है जी। किसान हमारा अन्नदाता है जी। और किसान हमारा भगवान है। ये भारत का किसान ही है जिसने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। जी। लेकिन सोचने की बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों का ये नुकसान हो जाएगा। अब हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है 8 लाख करोड़ रुपए का जो है वो दूध का उत्पादन होता है 1 साल के अंदर जी। और इसमें से हम 22% ही प्रोसेस कर पाते हैं, बाकी चाय में पीने में वैसे चला जाता है। अगर भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके फूड प्रोसेसिंग की ओर बढ़ती है और किसान को उसके गांव के पास ही, उसके खेत के पास ही
इस प्रकार के कोल्ड स्टोरेज की चैन देती है और उसका फ्रूट्स और उसकी सब्जियों को बचाने के लिए सरकार आगे कदम उठाती है और उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी जो है वो सब्जेक्ट बीच में लाती है, जिसमें कानून के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है कि किसान का ही पलड़ा भारी रहेगा और अगर कोई वो कॉन्ट्रैक्ट टूटता भी है तो उसका ओनस जो है वो जो ट्रेडर्स है उसके ऊपर होगा, ना कि किसान के ऊपर। लेकिन इन सब चीजों को लेकर मिसलीड किया जा रहा है और कुछ ताकतें जो हैं वो किसी भी कीमत पर बातचीत टेबल के ऊपर नहीं आने देना चाहती, बल्कि कोई ना कोई भ्रम की स्थिति पैदा करके किसानों के कंधे पर बंदूक रख के अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मैं कटारिया साहब ये कह रहा हूँ, देखो केंद्र में आपकी सरकार है, आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के हित में है, ये तीनों बिल जो है किसानों के लिए फायदेमंद हैं। आपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी खेतों के पास लगाने की बात कही है, तो किसान आपकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, किसान तो भरोसा 6 साल से कर रहा है जी। किसान के लिए जब 16 लाख करोड़ रुपया ऋण की व्यवस्था की गई, जब 94,000 करोड़ रुपया उसको अन्य मदों के अंदर दिया गया, जब उसको 6,000 रुपया प्रति एकड़ जो है उसके भरपाई की गई और जिस तरह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी हरियाणा प्रदेश ने आगे कदम बढ़ाए और 7,000 रुपया प्रति एकड़ जो मक्का उगाएगा उसके लिए प्रावधान किया गया और किसान भरपाई योजना जो है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर चलाई गई और सारे देश के अंदर इस प्रकार का जब जो है किसान सफलतापूर्वक पिछले 6 साल से काम कर रहा है, ये तो अब इस आंदोलन की आड़ में एक तो अकाली दल और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनके आपस में हित टकराते हैं, इसलिए एक दूसरे को मात देने के लिए नए नए सगुफे हर रोज छोड़े जा रहे हैं, जबकि ग्राउंड लेवल पे कोई सच्चाई नहीं है। ग्राउंड लेवल पे मोदी सरकार ने पिछले 6 साल के अंदर किसानों के लिए इतना किया है कि जो नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, राव ने नहीं किया और मनमोहन सिंह ने भी नहीं किया, जितना मोदी जी ने 6 साल में किसानों के लिए किया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो किसानों के लिए किया है, हम फिर ये कहते हैं कि किसान हमारा भगवान है, वो हमारा अन्नदाता है, उसके साथ किसी प्रकार का टकराव हम सोच भी नहीं सकते। हमने देखा है कटारिया साहब कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब कहते हैं कि किसान आए, हमसे बातचीत करें, हम उनकी मांगें मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कहते हैं कि कानून तो वापस नहीं होंगे, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर कृषि विभाग के कहते हैं कि हम मांग मानने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ कृषि राज्य मंत्री कहते हैं कि कानून वापस नहीं होंगे। किसान तो आपसे सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि हमें भाजपा सरकार जो हमारा भला करना चाहती है वो हमारा भला ना करे, सिर्फ इन कानूनों को वापस ले ले। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इस मामले ने पॉलिटिकल रंग ले लिया है जी कि कानून वापस ले लिए जाए। अरे इस प्रकार के जो प्रेशर थे डिमोनेटाइजेशन के समय में बने, जीएसटी के समय में बने, और सब ये कह रहे थे कि मोदी जी ने तो आत्महत्या कर ली है, ये कानून लाकर अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार रिफॉर्म्स ला रही है, उन रिफॉर्म्स को जनता का समर्थन मिल रहा है। हमें 2014 में 287 सीटें मिली, लेकिन जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के पश्चात हमें जो है 303 सीटें मिली। और आज हिंदुस्तान के जिस कोने के अंदर भी चुनाव होते हैं, जो प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ी कसौटी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एक जीती हुई पार्टी को, जिसको देश की जनता का इतना बड़ा मैंडेट मिला है और अब भी मिल रहा है, तो उसके सामने समस्याएं खड़ी करना और किसानों को बरगलाना, अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए जो पार्टियां मर गई हैं, जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, कांग्रेस का जहाज डूब रहा है और श्रीमती सोनिया गांधी जिस तरह से अपने बेटे को एस्टेब्लिश करने के लिए एक के बाद एक नए पैंतरे बदल रही हैं, उससे उनको सफलता मिलने वाली नहीं है।
वो अपने नापाक इरादों के अंदर किसी कीमत के अंदर भी कामयाब नहीं होंगे। इसमें कोई शक नहीं कटारिया साहब, आपकी पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। पिछले चुनावों की तुलना में इस बार आपको बहुमत भी ज़्यादा मिला और यही कहा जा रहा है कि इस बहुमत की ही जिद है कि आप इन कानूनों को वापस नहीं लेते। इससे पहले आपको ध्यान होगा, आपने ज़मीन अधिग्रहण के लिए ऑर्डिनेंस जारी किए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जारी किए, लेकिन विरोध देख के आपने उसको कानून का रूप नहीं दिया। तो अब क्या दिक्कत है? अगर किसान भला नहीं कराना चाहते अपना और एक शीतलहर में, ठंड में जब खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, तो उनकी बात मान लेने में हर्ज क्या है? 99% भारत का किसान इन कानूनों का समर्थन कर रहा है। उसके लिए ये कानून गेम चेंजर है। 2022 के अंत तक किसानों की आमदनी को दुगना करने वाले हैं। हमने स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट्स थी, जिसे कांग्रेस पार्टी ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया था, उनके जमाने में वो रिपोर्ट आई थी, तो हमने उसको लागू किया और आगे भी हम किसानों के हितों में बहुत से ऐसे कदम उठाएंगे जिससे उनको आर्थिक तौर के ऊपर बल मिले। ऐसा हमारा उसके अंदर इन कानूनों में हमने ये प्रावधान इसलिए रखे हैं, एमएसपी भी रहेगी और किसान को चॉइस भी मिलेगी। कटारिया साहब, ठंड की वजह से हार्ट अटैक से अब तक करीब 10 किसानों की मौत हो चुकी है। कुछ किसानों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है और अब तो किसान खुदकशी भी करने लगे। संत राम सिंह ने खुदकशी करते हुए एक चिट्ठी लिखी है कि मैं किसानों की ऐसी हालत से दुखी हूं कि केंद्र सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। देखिए, बड़ा दुखदाई पहलू है जी कि इतनी कड़कती ठंड के अंदर भारत का किसान जो है वो बॉर्डर के ऊपर है। हाँ जी, हमारे लिए भी चिंता का विषय है, लेकिन हमें देश की 135 करोड़ जनता को देखना है जी, और उसके सामने सारे किस तरह से भारत को विश्व की एक महान ताकत बनाना है। और उसके लिए किसान जो है वो हमेशा से भारत की रीढ़ की हड्डी रहा है और जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक भारत एक बड़ा देश जो है वो नहीं बन सकता। पिछले 70 साल में हम क्या देख रहे हैं? किसानों के नारे लाने वाले इन्होंने क्या किया? आज जो है देश की जीडीपी में 15% जो है किसानों का योगदान है, जबकि 60% से ऊपर देश की आबादी जो है कृषि से जुड़ी हुई है। तो अगर जीडीपी के अंदर किसानों का योगदान 35-40% हो जाता है, उनकी आमदनी बढ़ जाती है, तो इसमें कौन सी बुरी चीज है? बात तो ठीक। आपने कहा हमने देश के 135 करोड़ लोगों का ध्यान रखना है। उस 135 करोड़ में 70% तो किसान ही हैं और अब ये आरोप लग रहे हैं भाजपा पर कि किसानों को बांटने की कोशिश हो रही है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को अलग अलग करने की कोशिश है, इसीलिए एसवाईएल के मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि देश में प्रजातंत्र है जी। अगर हरियाणा प्रदेश के 10 मेंबर पार्लियामेंट जी हमारे जल शक्ति मंत्री शेखावत जी को और मुझे मिलकर अपनी पीड़ा को जो है वो दर्शाते हैं और कहते हैं कि ये आंदोलन पंजाब के किसानों का है और अगर पंजाब के किसान किसानों के इतने हितैषी हैं तो जो 55 साल से हरियाणा का पानी मारे बैठे हैं उसके बारे में पंजाब कदम क्यों नहीं उठाता? मैं क्योंकि इस मंत्रालय का मंत्री हूँ, ज्यादा मैं उसमें नहीं जा सकता। और अभी पीछे 18 अगस्त को हम जो है हमारे मंत्रालय के साथ आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे अमरिंदर सिंह जी हम बैठे थे। हमने मिल बैठकर विचार भी किया है और आगे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने कहा था कि आगे भी बात करेंगे इस विषय के ऊपर और उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर न्योता दिया था मनोहर लाल जी को कि वहां बैठ के हम आगे की बातचीत करेंगे। लेकिन कोविड के कारण वो मीटिंग अभी संभव नहीं हो पाई है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं हरियाणा के सांसद भी कि जो कंडी परियोजना है जिसके लागू होने से जो पानी पाकिस्तान को जा रहा है उसका बेनिफिट जो है पंजाब को भी मिलेगा, अन्य राज्यों को भी मिलेगा। और इस तरह से जो कसाऊ डैम है, लखनौर डैम है और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक और डैम है, अगर वो सारे पूरे हो जाते हैं तो उससे जो है हमारे
जो यमुना है उसके अंदर पानी का जो है प्रवाह बढ़ेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रहा है, एनजीटी बार बार कह रहा है कि यमुना के अंदर भी ई फ्लो होना चाहिए। और उसके लिए एक अथॉरिटी भी बनी है अब कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से गंगा के अंदर अविरल और निर्मल धारा बह रही है, उसी तरह की अविरल और निर्मल धारा जो है हमारे गंगा के अंदर, इसके यमुना के अंदर भी बहे। तो उस दृष्टि से भी हरियाणा के सांसदों ने मांग की है हंसी बुटाना लिंक को। भाई उसमें तो पंजाब का कुछ जाता ही नहीं है, सिर्फ एक लिंक ही जोड़ना है। तो वहां पर भी वो तरह तरह के अड़ंगे खड़े कर रहे हैं। तो क्या ये उनके किसानों के हित में कदम है? तो उन सब चीजों के ऊपर हमारे जो हरियाणा के सांसद हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है। देखो, जब से पंजाब से हरियाणा अलग हुआ है, एसवाईएल का मुद्दा तो उसी दिन से चला आ रहा है। बीच में पंजाब सरकार ने विधानसभा में एक बिल पारित करके एक तरफा 5 राज्यों के बीच जो नदी जल समझौते थे वो रद्द कर दिए। राष्ट्रपति ने रेफरेंस मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। ये इन बातों को 4 साल हो गए कटारिया साहब, 4 साल पहले वो निरस्त हुआ था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं किया। अब अचानक किसान आंदोलन के बीच में ये एसवाईएल का मुद्दा ले आए हैं। ये मुद्दा तो पुराना है और लोग ये भी जानते हैं कि पार्टी की सरकार किसी की भी हो, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है, इसका हल खोजने की कोशिशें नहीं हो रही। देखिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं जी, ये हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों की किस्मत से जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस श्रीमती इंदिरा गांधी के पोस्टर सारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी लगाती है जी, और कहती है कि माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, तो उस माँ के जो कमिटमेंट है, बलवंत जी आप तो उस बात के गवाह होंगे जी जी, कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी पंजाब हरियाणा के बॉर्डर गांव कपूरी में आई, कस्सी चलाई, हाथ में कसी चलाई और ये कहा कि अब एसवाईएल की धारा हरियाणा में बहेगी। तो क्यों नहीं वो जो उनके नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो अपने नेता की कमिटमेंट को क्यों नहीं पूरा करते, क्यों नहीं उसके ऊपर आगे की कार्रवाई करते जी। और हमने तो एज ए मिनिस्टर ये भी कहा है कि पानी पूरी ना दो, कम से कम आप एक लिंक तो जोड़ दो। जी, तो लिंक कौन जुड़वाएगा? आप केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है। देखिए, ऐसा है कि कुछ चीजें एमिकेबली हमें करनी है जी। अब हम जब एमिकेबली उनकी बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो पंजाब की दोनों पार्टियां जो है वो टैची खोल के सोफिस्टिकेटेड हथियार दिखा देती हैं। जी। अब जी साडे मुंडे बिगड़ जाएंगे, ये हथियार हैगा जी, ये हथियार हैगा जी, बड़ी मुश्किल नाल जेडी है पीस आई हैगी। तो वो तो ठंडे बस्ते की बात करते हैं जी। मतलब आप सरकार की बात मान लेते हैं, किसानों की बात नहीं मानते। अगर सरकार कह दे कि आतंकवाद आ जाएगा तो आप मान जाएंगे, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। किसान बॉर्डर पे आ जाएंगे तो आप कहोगे इनको आतंकवादी और नक्सली भड़का रहे हैं इनको। नहीं, देखिए, हम किसानों को आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, जी जी, ना हम उनको नक्सली कह रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ बैड एलिमेंट, कहते हैं ना एक मछली जी जी, सारे जल को गंदा कर देती है, तो एक आदमी भी अगर कोई ऐसा घुस के वहां पर इस प्रकार की शरारत कर देता है जी। तो ओनस सारा उसके ऊपर आता है कि जो वहां पर आंदोलन चला रहे। कटारिया साहब, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल्दी ही नारनौल में एक रैली करने जा रहे हैं एसवाईएल के मुद्दे पर। नारनौल दक्षिण हरियाणा का हिस्सा है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि सूखा इलाका है और किसान आंदोलन का दक्षिण हरियाणा में कोई ज्यादा प्रभाव भी नहीं है। तो रैली के लिए नारनौल चुना गया, क्या रैली से एसवाईएल बन जाएगी? देखिए, ऐसा है जी कि वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है जी, लेकिन एसवाईएल का मुद्दा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो बातचीत चल रही है, हाँ जी, और उसमें हम आगे भी बैठने वाले हैं जी, और मैं छोटा मंत्री हूँ इस महकमे का जी। तो इसलिए बहुत ज्यादा मैं इसके बारे में कहना नहीं चाहता। अच्छा, चलो अपन आते हैं। हाँ। आजाद विधायकों ने मनोहर सरकार को समर्थन दिया हुआ था
बलराज कुंडू तो बहुत पहले ही समर्थन वापस ले गए। अब सोमवीर सिंह सांगवान जो चेयरमैन थे पशुधन विकास बोर्ड के, किसानों के मुद्दे पर उन्होंने चेयरमैनी छोड़ दी और सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया। आज़ाद विधायकों में बेचैनी है कि किसान आंदोलन अगर लंबा खिंचा तो उनका राजनीतिक भविष्य भी खतरे में हो सकता है। उन्होंने कई बार पंचकुला में बैठकें भी की हैं, तो उनकी इस बेचैनी को कैसे देखते हो आप? देखिए, उनमें से कुछ हमें समर्थन दे रहे हैं। हाँ, नहीं, समर्थन तो अब भी जारी है आप। और मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा, एक पुराना कार्यकर्ता होने के नाते, जब से हरियाणा बना है जी, मैं तब से राजनीति में हूँ, बाल्यकाल से राजनीति में हूँ जी, और मैंने बहुत से उतार चढ़ाव जो हैं पिछले इन 55 वर्षों में राजनीति के अंदर देखे हैं जी। तो मैं तो सभी से यही प्रार्थना करता करूंगा कि मोदी के अंदर विश्वास रखें जी, और मोदी इस देश के 135 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं और आगे भी कर रहेंगे। किसी तरह से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। किसानों से भी मेरी यही अपील है कि भारत के अन्नदाताओं, आज मोदी जो है सारे विश्व के अंदर, सारी दुनिया के बड़े बड़े नेता उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं विभिन्न मुद्दों के ऊपर, तो वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे देश का किसान कमजोर हो। वो तो बल्कि दिन रात इनकी आमदनी को दुगना करने के लिए कदम उठा रहे हैं। एक सवाल, उनका हर कदम गरीब के दरवाजे पर जाकर खुल रहा है। जी। तो कटारिया साहब, आज़ाद विधायकों की बात छोड़ भी दें तो जजपा के 10 विधायक हैं, सरकार को उनका समर्थन हासिल है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों बरवाला के विधायक जोगीराम सियाग को चेयरमैनी ऑफर की थी। सरकार को वो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं किसानों के साथ हूँ, इसलिए मैं ये चेयरमैनी स्वीकार नहीं करूंगा, ना मैं कोई मंत्री पद लूंगा, ना मैं चेयरमैनी लूंगा। उसके बारे में क्या कहेंगे आप कि सरकार को समर्थन भी है लेकिन सरकार के आमंत्रण को इनकार भी है? देखिए, मैं क्योंकि केंद्र की राजनीति में हूँ जी, और मैं बहुत से मुद्दों की मुझे गहराई तक जो डे टू डे पॉलिटिक्स जो है प्रदेश के अंदर चलती है जी, उसके बारे में बहुत सी जानकारियां मुझे नहीं रहती, लेकिन इतना जरूर जब हम बैठते हैं, हमारा कोर ग्रुप बैठता है, उसके ऊपर जब विचार विमर्श होता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जेजेपी का जो गठबंधन है वो चट्टान की तरह है जी, और हम जो है ये जो हुड्डा एंड कंपनी है, सैलज एंड कंपनी है और जितने ये जो है कांग्रेस के टुकड़े हैं, इन सब की छाती पर मूंग दलते हुए बहुत बेहतरीन ढंग से ये सरकार ना केवल ये कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि 24 के बाद भी हम ही आएंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, देखो इसमें कोई शक नहीं कि आप केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र की राजनीति करते हैं, लेकिन जब आप ही की पार्टी का कोई नेता इन बिलों के खिलाफ बोलने लगे, अभी रामपाल माजरा जो पूर्व मुख्य संसदीय सचिव हैं, वो बीजेपी में अभी, उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकार जो किसानों से टकराव मोल लेती है उसका हित नहीं होता। और अब कुरुक्षेत्र में एक हरियाणा के पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन होने जा रहा है, वो कहते हैं मैं उसमें भी शामिल होऊंगा। तो आपकी पार्टी के लोग भी अगर आपके फैसलों पे सवाल उठाने लगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भी एक किस्म की पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है। जी, जी, इससे भी निपटेंगे, बातचीत करेंगे। जहाँ पर कोई इस प्रकार की बातचीत आती है, सरकार के सामने 10 तरह की समस्याएं आती हैं, एमएलओ के अलग प्रेशर होते हैं, दूसरे और प्रेशर होते हैं, जी, जी, सरकार को तरह तरह की बातों से निपटना पड़ता है। तो उसके बीच में बैठकर जब हमारा कोर ग्रुप बैठता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, हमारे केंद्र के अधिकारी भी बीच में बैठते हैं, तो हर चीज के ऊपर विचार किया जाता है और यही सोचते हैं कि सबका साथ लेकर चला जाए और हरियाणा की सेवा की जाए। आखिरी सवाल कटारिया साहब, आपको क्या लगता है कि किसानों की समस्या का कब तक समाधान हो जाएगा? सड़क से कब तक किसान हट जाएंगे आपके हिसाब से? ऐसे मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन में कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे जी, और ये जो आंदोलन के बीच में कुछ इस प्रकार के लोग जो किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचने में बाधा बने हुए हैं, उनको सरकार आइडेंटिफाई करेगी
और किसान संगठन जो असली किसान संगठन है वो सरकार के साथ बातचीत करके जो है इस समस्या का समाधान निकालेंगे। शुक्रिया कटारिया साहब पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, जिनको भरोसा है कि केंद्र सरकार असली किसान संगठनों से बातचीत करके जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकाल देगी। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन सूरजकांत के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।